सीबीएसई क्लास 10 आईटी। और पिछली वीडियो में हमने आईटी का शुरू किया था पार्ट ए। अब आईटी में पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है। पार्ट ए में जो हमने यूनिट 1 किया था वो हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड था। उसमें हमने 3 चैप्टर्स किए थे और उसके बारे में हमने देखा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूनिट 2 पे चलेंगे, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ही। तो यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो में हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 हमारे पास क्या है, तो यूनिट नंबर 2 हमारे पास है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। ये सब पार्ट 1 का ही है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो सेल्फ मैनेजमेंट, और सेल्फ मैनेजमेंट में हमारा फिर से वही चैप्टर, जैसे यूनिट 1 में हमारे पास चैप्टर था, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और फिर तीसरा चैप्टर में बैरियर्स हमने पढ़ा था। उसी प्रकार यूनिट 2 में भी हम लोग कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे और हमारा पूरा फोकस रहेगा एग्जामिनेशन पर। तो हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, बहुत ही ब्रीफ में पढ़ेंगे जितने इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 आ जाता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो ये यूनिट 2 का चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 हमारे पास क्या है, तो चैप्टर 1 हमारे पास है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो देखते हैं हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले स्ट्रेस होता क्या है, तो बेसिकली स्ट्रेस हमारा होता है जब कोई पर्सन होता है वो क्या होता है, टेंस्ड होता है और वरीड होता है। ठीक है, तो कोई फिजिकल फैक्टर के कारण या फिर मेंटल फैक्टर के कारण अगर कोई इंसान टेंस्ड और वरीड है तो हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि वो स्ट्रेस में है। अब ये जो स्ट्रेस है वो बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेस है वो बॉडी को अफेक्ट करता है, मेंटली भी करता है और फिजिकली भी करता है। मेंटली तो करता ही है जब वरीड होता है इंसान, लेकिन वो फिजिकली भी इस पर अफेक्ट करता है। तो मेंटली और फिजिकली दोनों वे में जो स्ट्रेस है वो अफेक्ट करता है बॉडी को। ठीक है, उसके बाद है अ पर्सन कैन बी सिक। कई बार उससे हम लोग को बुखार हो जाता है। मेंटल ब्रेकडाउन भी कॉमन है। अनेबल टू कंसंट्रेट एंड थिंक क्लियरली, स्ट्रेस के कारण हम लोग अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, क्लियरली हम लोग थिंक नहीं कर पाते हैं। तो फिर हमारे पास आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि हम लोग स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। तो ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का डेफिनेशन भी पूछा है। बेसिकली यही होता है कि ह्यूमन का एफर्ट्स होता है, मतलब हम लोग एफर्ट करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन का एफर्ट होता है, संघर्ष होता है टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड, ताकि उसको हेल्दी बॉडी मिल पाए। तो हेल्दी बॉडी के लिए स्ट्रगल और माइंड के लिए, है ना, स्ट्रेस रहते ही उसके अगेंस्ट जो हम एफर्ट्स लगाते हैं कि धीरे धीरे वो कम हो, है ना, हम स्ट्रेस से फ्री हों, तो उसे हम लोग बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन भी प्रीवियस ईयर्स में आया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो जब हम लोग स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती है। तो टेक्निक्स में अगर हम लोग फिज़िकल बात करें तो फिज़िकल में हमारे पास हो जाता है, जैसे एक्सरसाइज हो गया, फिर उसके बाद योगा हो गया, उसके बाद मेडिटेशन हो गया, और उसके बाद लेजर टाइम हो गया, नेचर वॉक हो गया। जब हम लोग अपने बिजी शेड्यूल से हट के जब नेचर वॉक में जाते हैं और प्रकृति के संग रहते हैं तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। फिर अदर टेक्निक्स भी होती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाद एक टॉपिक हमारे पास आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इमोशनल इंटेलिजेंस, अब हम लोग देखते हैं कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में कुछ पार्ट्स हैं जो हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारे पास है इमोशनल इंटेलिजेंस में इमोशनल अवेयरनेस। पहला हमारे पास क्या है, तो इमोशनल अवेयरनेस। इसके नोट्स अभी मैं पीडीएफ में शेयर करूँगा, है ना, ये बोर्ड के बाद। तो इमोशनल अवेयरनेस, तो इमोशनल अवेयरनेस क्या होता है, आइडेंटिफाई एंड मेंशन वंस ओन इमोशंस। कई बार क्या होता है, हम जब इमोशनली वीक होते हैं या कुछ होता है तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं नेगलेक्ट या इग्नोर करने का, कुछ और करके हम लोग चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। लेकिन हमें कोशिश करना है कि पहले हम अवेयर हों, आइडेंटिफाई करें कि हम लोग इस जगह इमोशनली वीक हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है।
तो आइडेंटिफाई एंड मेंशन वंस ओन इमोशन, हम लोग अपने इमोशंस को मेंशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पर इमोशनली वीक है, उसको हम लोग खुद से इग्नोर ना करें। फिर सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है हार्नेसिंग इमोशंस, हार्नेसिंग इमोशंस, ठीक है, मतलब हम लोग इमोशंस जो है उनको यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। कई बार इमोशनली जब हम लोग वीक होते हैं तो जब वो इमोशंस आते हैं तो हम लोग एक तरह से टूट जाते हैं, मेंटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता आगे क्या करें या ना करें। लेकिन प्रैक्टिस के साथ, एफर्ट्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, उन इमोशंस को हार्नेस कर सकते हैं। मतलब हार्नेस एंड अप्लाई इमोशंस टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हमें पता रहना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है। और ये भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि हम लोग अभी इमोशनली वीक हैं तो वो इमोशंस आएंगे, तो हम लोग कैसे वो इमोशंस जब आए उससे पहले तैयारी कर सकते हैं, उस समय तैयारी कर सकते हैं कि हम लोग अपना एम कंप्लीट करेंगे उस समय। ये बहुत मुश्किल होता है लेकिन फिर भी एफर्ट के साथ हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं। तो हार्नेसिंग इमोशंस मतलब जो इमोशंस हैं उसको हम लोग अपने बेनिफिट में लाएं। जैसे अभी तक हम लोग अगर टूटते आए हैं, उस इमोशन से डरते हारते आए हैं, तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं किसी तरह हम लोग को अपना एम क्लियर रखना है कि क्या हमें करना है। और जब भी वो इमोशंस आए तो हम लोग उसको हार्नेस करके अपने यूज़ में, ठीक है, अपने बेनिफिट में, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपने थिंकिंग, अपने टास्क में उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी एनर्जी होती है इमोशंस में, ठीक है, तो उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हार्नेसिंग इमोशंस हो गया, हार्नेस एंड अप्लाई इमोशंस टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और थर्ड हमारे पास क्या आ गया, थर्ड हमारे पास आ गया मैनेजिंग इमोशंस, ठीक है। तो हम लोग इमोशंस को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इमोशंस है तो हम उनको कम कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसे करके रेगुलेशन करके, ताकि वो हमारे ऊपर हावी ना हो, हमारे डेली रूटीन को वो ख़राब ना करें, या फिर हम मेंटली ब्रेक डाउन या फिर कुछ समय के लिए स्ट्रेस में ना जाएं, या जैसा भी हो हम लोग उनको मैनेज कर पाएँ, ताकि जो हमारा डेली रूटीन है, हमारे टास्क हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसको हम लोग कंटिन्यू कर पाएँ। तो मैनेजिंग इमोशंस इज रेगुलेटिंग वंस ओन इमोशंस एंड ऑल्सो हेल्पिंग अदर्स टू डू द सेम। हम लोग दूसरों को भी मदद कर सकते हैं ये करने के लिए। तो ये हमारे पास हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें इमोशनल अवेयरनेस, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, उससे डरना नहीं है, पहले अपने आप को बताना है कि हाँ यहाँ पर हम इमोशनली वीक हैं। कम से कम खुद को तो हम लोग को अच्छे से वो बताना है ना, खुद से उनको इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, हम लोग कोशिश करके उनको हार्नेस कर सकते हैं, अपने क्लियर एम बना के, जब भी वो इमोशंस है उनके लिए तैयार रहें, ठीक है, और फिर उनको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क में अप्लाई करें। उसके बाद मैनेजिंग इमोशंस, हम लोग इमोशंस को मैनेज करें, रेगुलेट करें, उनको कम करने की कोशिश करें, और ऐसा करने में दूसरों की भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस था। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट था, उसमें हमारे पास सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट था, वो क्या होता है, और उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस था, वो क्या होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस में भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, उनको हम लोग क्वेश्चंस में ही समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर्स। ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है ताकि हर दिन हम लोग डेली प्रेशर वगैरह से कोप कर सकें इफेक्टिवली। और द ABC ऑफ स्ट्रेस, तो ABC क्या है, 2021-22 टर्म। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है। ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, ए का मतलब होता है एडवर्सिटी और स्ट्रेसफुल इवेंट। तो हमें उसको, जैसे हमने देखा था, आइडेंटिफाई करना है, पता है, रखना है कि हमें कब स्ट्रेस आता है कब नहीं, खुद के बारे में अच्छे से जानना है। तो हमारे पास है एडवर्सिटी, तो ये हो गया एडवर्सिटी। ए से हमें पता चलना है कब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएंगे। बी में हमारे पास होता है बिलीव्स और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। आप जब रेस्पॉन्ड करते हैं फिर वो स्ट्रेस हावी होता है, मतलब आप जिस तरह से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि आप, या आपका जो बिलीफ है उससे डील करने का, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, ठीक है, उसको आप
उपाय कर सकते हैं। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आपको ध्यान रखना है, आप किस तरह उसे डील करते हैं उसको आपको ध्यान रखना है। और सी है कंसिक्वेंसेस और एक्शंस, कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शंस, ठीक है, एंड द आउटकम ऑफ द इवेंट। तो हम लोग समझते हैं, मान लीजिए वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आया और आप कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या हुआ, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आया, आप मेंटल ब्रेकडाउन हो गए और आप उसको कोप अप नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका ये जो बिलीफ था वो थोड़ा सा गलत है, या आप सोचते हैं कि कैसे मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मेंटेन कर पाऊंगा, तो वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका कॉन्सिक्वेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं बिलीफ में कोई दिक्कत है। तो फिर आप बिलीफ को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो आएगा, है ना, ये आएगा स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आपको इसको कोप अप करना है, तो ये आएगा, तो बिलीफ्स को आपको बदलना है। धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल इसको कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल बदलेगा। और फिर जब ये बिलीफ बदले तो आपको राइट कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट में या फिर अपने डेली टास्क में और अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे। और जब वो आएंगे एडवर्सिटी, फिर भी आपका बिलीफ अब इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि आप आराम से रिजल्ट कर सकते हो, पहले से बेटर, कहीं ज़्यादा बेटर आप परफॉर्म कर सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस थे हमारे पास, तो उसमें अभी हम लोग PDF में भी देखेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एडवर्सिटी, बिलीव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विथ क्रोनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ठीक है, तो जब हम लोग खुद से हाई एक्सपेक्टेशंस करते हैं ना, ये बहुत कॉमन होता है कि जब हम लोग खुद से हाई एक्सपेक्टेशंस करते हैं, अब इसमें अलग अलग केसेस हो सकते हैं। जैसे हम में हो सकता है वो कैपेबिलिटी हो, लेकिन अभी मान लेते हैं परिस्थिति नहीं है, ठीक है, अभी हमें वैसा कोई इक्विपमेंट्स या फिर वैसा ग्रुप नहीं मिला है जिसमें हम लोग अपनी एबिलिटीज़ को दिखा पाएँ, या वैसा इंस्टीट्यूशन, वैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिला है जिसमें हम लोग अच्छे से अपने एबिलिटीज़ को दिखा पाए। तो उसके कारण अभी परिस्थिति के अनुसार अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ही आगे का सोचते हैं तो फिर उससे बिल्कुल मेंटल ब्रेकडाउन होता है, मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस होता है। या कई बार ऐसा होता है कि हमें वो एबिलिटी है ही नहीं, पर हमें ऐसा लगता है एबिलिटी है, हमने कभी खुद को चेक भी नहीं किया, तो हम लोग फॉल्स हाई एक्सपेक्टेशंस खुद से कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उस समय समय भी नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा, कई बार कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हमें पता है, लेकिन हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो अपॉर्चुनिटी ना मिलने के कारण सही समय नहीं आ पा रहा है, या फिर हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पर हम लोग एबिलिटी शो कर पाए, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर जो भी रीजंस हो, अगर हम लोग हाई एक्सपेक्टेशंस तब भी खुद पर कर रहे हैं तो भी वो हमें मेंटल ब्रेकडाउन करेगी, क्योंकि उस समय वो परिस्थिति नहीं है, वो समय नहीं है। धीरे धीरे और मेहनत करके हमें बाहर निकल के फिर अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करना है। तो ये बहुत ही कॉमन होता है जब हम लोग खुद से बहुत ज़्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, जबकि हमारे सराउंडिंग या फिर हमारी कंडीशंस, परिस्थिति वो वैसी नहीं होती है। हमें और समय चाहिए होता है, पर हम खुद को और समय देते नहीं, और बहुत जल्दी बहुत कुछ करना चाहते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस खुद से रखते हैं। तो इससे हमारे पास मेंटली और फिजिकली ब्रेकडाउन होता है इससे, है ना। तो वही क्वेश्चन में है कि हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ मतलब खुद से हाई एक्सपेक्टेशन किसी इंसान को क्रोनिक एंजाइटी और स्ट्रेस में ला सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले हम लोग दो वर्ड्स देखते हैं, मतलब 2-3 वर्ड्स देखते हैं स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो एक आपका होता है एक्यूट स्ट्रेस, है ना, एक होता है एक्यूट स्ट्रेस। शॉर्ट में समझते हैं एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है। तो एक्यूट स्ट्रेस होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, ठीक है। तो एक्यूट स्ट्रेस कभी कभी शॉर्ट, अचानक जो स्ट्रेस आ जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। डूइंग समथिंग न्यू और एक्साइटिंग, जैसे जब हम लोग कुछ नया चीज़ करते हैं, एक्साइटिंग चीज़ करते हैं, और एक्साइटिंग इन अ डेंजरस और समथिंग एक्साइटिंग या फिर इन अ डेंजरस सिचुएशन। ओके, एक बार और पढ़ते हैं। डूइंग समथिंग न्यू और एक्साइटिंग और इन अ डेंजरस सिचुएशन, मतलब हम लोग जब कुछ नया या एक्साइटिंग करते हैं पहली बार, या फिर डेंजरस सिचुएशंस में जब हम होते हैं, तब भी हमारे पास शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। हमें समझ नहीं आता है, हम लोग टेंस्ड हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं कि आगे क्या करें, तो उसको हम लोग एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला तरह का स्ट्रेस आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है, जैसे एपिसोड होता है, मतलब समय समय पर वो एक्यूट स्ट्रेस आता है। तो एक्यूट स्ट्रेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पर जब एक्यूट स्ट्रेस आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस।
नो टाइम टू रिटर्न टू अ काम रिलैक्स्ड स्ट्रेस। तो कोई समय नहीं मिलता है, या फिर बहुत कम समय मिलता है, इतना ज़्यादा हम लोग बिजी होते हैं कि हम लोग दोबारा रिलैक्स स्टेज पे नहीं आ पाते। वो बार बार आता है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। पीपल वर्किंग इन सर्टेन प्रोफेशन, जो प्रोफेशनल्स होते हैं जनरली उनको ये होता है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्या होता है? तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपका वीक्स के लिए हो सकता है, मंथ्स के लिए हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस तो वीक्स के लिए हो सकता है, मंथ्स के लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल इश्यूज हो सकते हैं वर्क के संग, मनी प्रॉब्लम्स, मैरिज ट्रबल्स, या फिर और कोई रीज़न हो सकते हैं जिससे लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेस रह सकता है। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, और इसी को हम लोग क्रोनिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम self can leave one with chronic anxiety and stress, thus leading to dash stress। तो इसके कारण कौन सा स्ट्रेस हो सकता है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप भी एक बार सोचिएगा, क्योंकि ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में है। अब ये जो स्ट्रेस है, ठीक है, जो हाई एक्सपेक्टेशंस होता है, ये कैसा स्ट्रेस होता है? फिजिकल होता है एक, क्योंकि फिजिकली ये बिल्कुल अफेक्ट करता है। इमोशनल होता है, मेंटल होता है, या फाइनेंशियल होता है। तो यहाँ पर जब ये हाई एक्सपेक्टेशंस आता है तो इससे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बॉडी और माइंड दोनों को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा है। माइंड में जो इमोशंस होते हैं खुद के संग जो हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं, खुद के लिए जो इमोशनल्स होते हैं, उससे सबसे ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पर इमोशनल भी हो सकता है, मेंटल और फिजिकल भी ऑप्शन है, वो भी हो सकता है। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, वैसे जो आंसर बी था उसी को मैंने लिख दिया। बाकी आप इस क्वेश्चन को आप खुद भी देख सकते हैं, है ना। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड केपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो जब हम लोग इस ह्यूमन एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग ह्यूमन एफर्ट्स लगाते हैं, कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं, क्यों? ताकि हम लोग एक हेल्दी बॉडी एंड माइंड, तो बॉडी और माइंड, और वो भी हेल्दी, तो हेल्दी बॉडी और माइंड को जब हम लोग मेंटेन कर पाएँ हेल्दी, तो जब हम लोग हेल्दी बॉडी और माइंड को मेंटेन कर पाएँ, तो जो हम लोग एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है, ताकि स्ट्रेस को भी हम लोग हटा पाएँ और बॉडी और माइंड को हेल्दी बना पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा जो स्ट्रगल, हमारा जो संघर्ष होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन है मोटिवेशन, चौथा ऑप्शन है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेस मैनेजमेंट। यही स्ट्रेस की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, आगे भी ये पूछा गया है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है रिड्यूसेस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कम करता है, ये गलत है। वो एफिशिएंसी भी क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। इम्प्रूव्स मूड, मूड को इम्प्रूव करता है। और प्रिवेंट्स बिहेवियरल प्रॉब्लम, तो जो हम लोग के बिहेवियरल प्रॉब्लम होता है, बिहेवियर में अगर कोई दिक्कत है, उसको भी समय के संग धीरे धीरे अगर हम लोग पेशेंस रखें और पर्सिवरेंस रहे, तो फिर हम लोग जल्दी से उसको भी या धीरे धीरे उसको भी हम लोग हटा सकते हैं। पेशेंस हमारे पास रहेगा तो धीरे धीरे हम लोग अपने बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को भी हटा सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा। तो कौन सा नहीं है? तो रिड्यूसेस इफिशियंसी, ये वाला बेनिफिट नहीं है। उसके बाद कुछ हम लोग बेनिफिट्स देख सकते हैं, एडवांटेजेस देख सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का। तो मैं एक बार रीड करता हूँ, बाकी हम लोग नोट्स में भी देखेंगे। पहला, अ बेटर लाइफ, फिर इम्प्रूव्स हेल्थ, तीसरा इन्हेंसेस परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी या इंक्रीजेस परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, चौथा हमारे पास है बूस्ट इम्यूनिटी, फिर है इम्प्रूव्स मूड, फिर प्रिवेंट्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा, ऐसे और भी हो सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ मैनेजमेंट। तो अब हमारे पास क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। पहला है द एबिलिटी टू इग्नोर इमोशंस एंड फोकस सोनली ऑन टास्क। तो इमोशंस को हम लोग पूरी तरह इग्नोर करके सिर्फ टास्क कर सके। तो क्या ये सेल्फ मैनेजमेंट होता है? ये नहीं है, क्योंकि हर समय इमोशंस आते ही रहते हैं, ठीक है।
तो हमें बस उन्हें कंट्रोल करना है। तो अभी ए हम लोग नहीं करेंगे, ए बी करते हैं। द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस थॉट्स एंड बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशंस। तो ये बेटर है, ठीक है, कि डिफरेंट सिचुएशंस में अगर हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ। और इमोशनल इंटेलिजेंस में हमने देखा था कि अगर उन इमोशंस को हम लोग हार्नेस कर पाएँ, उसको अपने बेनिफिट के लिए, अपने एडवांटेज के लिए अगर हम लोग अपने इमोशंस को यूज़ कर पाएँ, क्योंकि अपने इमोशंस हैं तो हम लोग उनको हार्नेस कर सकते हैं। थर्ड है द एबिलिटी टू मैनेज टाइम एफिशिएंटली विदाउट कंसिडरिंग फीलिंग्स। फीलिंग्स आती रहती हैं तो उनको हमें कई बार या हमेशा कंसिडर करना पड़ता है कि अभी हम लोग को उस फीलिंग्स में जाना है कि नहीं जाना है, प्रायोरिटी क्या है हमारे पास, कौन सा टास्क है, क्या क्या हमें करना है। तो इसलिए इसको अभी छोड़ते हैं, डी में जाते हैं। द एबिलिटी टू रिलाई ऑन अदर्स फॉर इमोशनल सपोर्ट। ये गलत है क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट है, खुद से हमें मैनेज करना है। तो हमारे जो इमोशंस है उनको हमें खुद से मैनेज करना है और खुद से हमें देखना है कि हम लोग कैसे उनको हार्नेस कर सकते हैं और धीरे धीरे जीवन में अपने प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट का इन चारों में से जो सबसे अच्छा है वो बी नंबर है। द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशन थॉट्स एंड बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशन, सेल्फ मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? डैश इज अ सीरीज ऑफ पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस्ड टू अचीव कंट्रोल ओवर बॉडी एंड माइंड। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा योगा। तो योगा में हम क्या करते हैं? तो योगा क्या होता है, फिजिकल और मेंटली दोनों तरह से एक इंसान को फिट रखता है। तो ये फिजिकली में पोस्चर्स होते हैं, ठीक है, तो पोस्चर्स होते हैं और साथ में प्राणायाम, ठीक है, मेडिटेशन टेक्निक्स भी होती हैं योगा में। तो पोस्चर्स होते हैं और फिर ये फिजिकली फिट रखते हैं फिजिकली, और साथ में जो योगा है उस योगा में मेंटल फिटनेस भी होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दोनों है, सीरीज ऑफ पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जिसको हम लोग प्राणायाम भी कहते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो ये योगा में दोनों होता है, तो हमारे पास आंसर योगा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टर्म फॉर द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशंस एंड हेल्प अदर्स टू डू सो। तो आपको ध्यान होगा इमोशनल इंटेलिजेंस अब हमने पढ़ा था, तो उसमें पहला हमने पढ़ा था कि हम लोग को अवेयर होना चाहिए कि हम लोग कहाँ पर इमोशनल वीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं, उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हमें लगता है कि आइडेंटिफाई करेंगे तो वो बार बार आएगा, ठीक है, तो उसको किसी तरह पूरी तरह इग्नोर करो। पर कई बार ये नहीं होता है। जनरली पहले हमें पता होना चाहिए कमी कहाँ पर है, हमारे अंदर क्या दिक्कत है, और उससे हमें कोप अप करना चाहिए, उससे सामना करना चाहिए, उसे ऐसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अगर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो बार बार आएंगे, वो तो आएंगे ही, हम लोग बहुत समय तक रोक नहीं पाएंगे, वो आएंगे ही। तो हमें हिम्मत करके आइडेंटिफाई करना है, खुद से कम हमें ईमानदार रहना है। हम लोग यहाँ पर इमोशनली वीक हैं, खुद से इग्नोर उनको नहीं करना है। तो आइडेंटिफिकेशन अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कोशिश करना है कि उनकी जो एनर्जी है उसको हम लोग अपने यूज़ में लगा सकें, हार्नेस कर सकें उसको। और तीसरा हमारे पास क्या है, हम लोग उसको मैनेज कर सकें, धीरे धीरे टेक्निक्स बनाएं, एबीसी का प्रयोग करें। हमारा क्योंकि रिजल्ट गलत आ रहा है मतलब बिलीफ गलत है, उसको चेंज करें। एडवर्सिटी आएगी, बिलीफ चेंज करेंगे, कंसिक्वेंसेस बिल्कुल चेंज होंगे। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। तो हम लोग जब इमोशंस को मैनेज करते हैं तो हम लोग उनको रेगुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास है कि मैनेजिंग इमोशंस, ऑप्शन बी हार्नेसिंग इमोशंस, ऑप्शन सी नोइंग इमोशंस, या ऑप्शन डी सप्रेसिंग इमोशंस। ये हो जाएगा आपका मैनेजिंग इमोशंस। तो इमोशंस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा मैनेजिंग इमोशंस। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो रेगुलेट करने की जो हमारी क्षमता होती है या फिर एबिलिटी टू रेगुलेट एंड हेल्प अदर्स टू डू सेम इज नोन एज मैनेजिंग इमोशंस। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इसका डेफिनेशन तो एक क्वेश्चन में भी आया था फिल इन द ब्लैंक्स में, और वही इसका डेफिनेशन भी है। और ये क्वेश्चन 2025 इसी साल 2 मार्क्स का पूछा गया है, तो मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड टू कंट्रोल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। इट हेल्प्स पीपल टू improve हेल्थ, लिव अ बेटर लाइफ, इंक्रीज परफॉर्मेंस, improve कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वी हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली इफ वी। तो ये सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो एक होता है इंडिपेंडेंट वर्क या वर्क इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वर्क
इंडिपेंडेंटली, तो वर्क इंडिपेंडेंटली इसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है नीड रेगुलर फीडबैक टू मेक प्रोग्रेस इन अवर वर्क, ये पहला है। दूसरा हमारे पास क्या है? वर्क बेस्ट एट अवर ओन पेस। तीसरा हमारे पास है नीड अ स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट टू वर्क एफिशिएंटली। और चौथा हमारे पास है नीड टू बी प्रोडेड टू वर्क फास्टर। तो अब देखिए इसमें भी आप एक बार खुद से भी इसको देख सकते हैं। वर्क इंडिपेंडेंटली, वर्क इंडिपेंडेंटली मतलब बेटर मतलब होता है कि जब हम लोग खुद से काम करते हैं, खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और धीरे धीरे खुद से विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स जब हम लोग काम करते हैं, जैसा नाम से भी क्लियर है। पर यहाँ पर अगर हम लोग आंसर देखें तो एक जगह आंसर सी था, नीड अ स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट टू वर्क एफिशिएंटली। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट हो तो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें दिक्कत है क्या हमने खुद से वो स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट बनाया है? क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंटली, या फिर हम लोग दूसरे से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि हम लोग कि हमें वो स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट मिले। एक ऑप्शन बी भी है, वर्क बेस्ट एट अवर ओन पेस, ये भी हो सकता है क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग खुद से अपने पेस को रिकॉग्नाइज करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें मैंने बी और सी करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस क्वेश्चन को एक बार आप भी देख सकते हैं, पीडीएफ में मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली क्या होता है? वर्किंग विदाउट एनी सपोर्ट, इंटरफेरेंस और सुपरविजन। वर्क सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस बिकॉज हियर द इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल टू टैकल द ड्यूटीज एंड गेट क्रेडिट फॉर द सक्सेस। अगर कोई काम सही हुआ तो आपको क्रेडिट मिलेगा आपकी सक्सेस के लिए, कोई गलत होगा तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो ये खुद पर ही होता है ऐसा, है ना। किसी को आप बोल नहीं पाएंगे इसके कारण या उसके कारण, सारी गलती आपकी। और अगर आपने सही किया तो सारा सक्सेस, सारा क्रेडिट आपका। ठीक, तो ये होता है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली या वर्क इंडिपेंडेंटली क्या होता है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 था, स्ट्रेस मैनेजमेंट। उसके बाद और भी चैप्टर्स हैं इसके, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, उसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आईटी क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे। थ्योरी में देख लेते हैं, लैंग्वेज में। यूनिट 2 हमारे पास है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। चैप्टर 1 में हम लोग देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस क्या होता है? व्हेन अ पर्सन इज टेंस्ड एंड वरीड इट अफेक्ट्स बॉडी एंड माइंड। तो ये सब कुछ होते हैं। गुड स्ट्रेस भी होता है, बैड स्ट्रेस भी होता है। गुड स्ट्रेस को यूस्ट्रेस कहते हैं, बैड स्ट्रेस को डिस्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है ह्यूमन का एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडी एंड माइंड एंड विदस्टैंड द स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, लेजर, नेचर वॉक्स, अदर टेक्निक्स। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, इससे क्वेश्चन पूछे गए। इमोशनल अवेयरनेस, हार्नेसिंग इमोशंस और मैनेजिंग इमोशंस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप एक बार अच्छे से इसका रीडिंग करिएगा। यहाँ पर मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है, तो ये आंसर हो गया। यहाँ पर मैंने कुछ और नोट लिख दिया, ABC ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। उसके बाद हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली हम लोग इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है उस समय उसी के हिसाब से, अपनी परिस्थिति और क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। परिस्थितियाँ बदलेंगी, हमारी क्षमता बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, तो फिर हम लोग उसको सही जगह पे लगा सकते हैं। तो हम लोग पहले सोच सकते हैं, पर जब हम लोग एक्ट करेंगे तो परिस्थिति और पावर के हिसाब से ही धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। एक्यूट स्ट्रेस, फिर एपिसोडिक स्ट्रेस क्या होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जिसे क्रोनिक स्ट्रेस भी कहते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन रहा CBSE 2023 1 मार्क, CBSE 2023 1 मार्क, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेस, तो ये मैंने कुछ लिखे हैं। उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चन है इसमें कुछ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है? तो आप देख सकते हो ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन जो लग रहा है वो है द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशंस, ऑप्शन बी। उसके बाद हमारे पास आता है डैश इज़ अ सीरीज़ ऑफ पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, तो योगा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, यहाँ मैंने आंसर शायद लिखा नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, योगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन नंबर 7, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टर्म फॉर द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशंस। तो ये आपका हो जाएगा मैनेजिंग ऑफ इमोशंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट, 2025 2 मार्क्स का है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड टू कंट्रोल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। इट हेल्प्स पीपल टू इम्प्रूव हेल्थ, live a better life, increases performance, improve communication, etc. 2025 में 2 मार्क्स का है। अगला है वी हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली इफ़ बी। तो हमारे पास एबिलिटी है इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए अगर, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर इन सब में सबसे सही ऑप्शन क्या है, तो ऐसे यहाँ पर ऑप्शन में सी भी दिया था और बी भी हम लोग सोच सकते हैं, वर्क बेस्ट एट अवर ओन पेस। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को 1 मार्क का है। तो एबिलिटी ऑफ टू वर्क इंडिपेंडेंटली होता क्या है, वर्किंग विदाउट एनी सपोर्ट, इंटरफेरेंस और सुपरविजन। वर्क सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेज बिकॉज हियर द इंडिविजुअल इज रेस्पॉन्सिबल टू टैकल द ड्यूटीज एंड गेट्स क्रेडिट। कोई गलत होगा अपने ऊपर, सही होगा अपने ऊपर, ठीक है। तो एक वर्क सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग IT क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।